बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने शॉर्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट टाइम जो चल रहा था वो था यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर में फ़र्क क्या है। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एंड पे। तो उससे नेक्स्ट हमारे पास आज जो शॉर्ट क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं और वो है हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट होगा। और क्या होती है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, रीड कर लेते हैं इसको। ऐसी असाइनमेंट स्टेटमेंट जो कि असाइन करती है एक वैल्यू को बहुत सारे वेरिएबल को। ठीक है जी, ऐसी असाइनमेंट स्टेटमेंट जो कि असाइन करती है वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही वक्त में, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इसमें वही इक्वल का जो हमारे पास सिंबल है वही यूज होगा इस स्टेटमेंट के अंदर। और एग्जांपल इसकी देख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो ये देखें, एक ही वक्त में जो है वो दो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की जा रही है 10। तो इनमें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखें जी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 20। ठीक है जी। तो ए बी सी तीनों वेरिएबल में एक ही वक्त में क्या स्टोर हो जाएगा, 20 स्टोर हो जाएगा। तो ऐसी असाइनमेंट स्टेटमेंट जिसमें एक वक्त में जो है वो एक सिंगल वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो ये उसकी एग्जांपल भी उसने दे दी। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, इसको एक दफ़ा आप जो है लाजमी रिपीट कर लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह आप अपने प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं जो है हम यूज़ करेंगे। आगे जब हम प्रोग्राम्स के ऊपर प्रैक्टिकली बात करेंगे तो फिर इन चीज़ों को भी देखेंगे। अभी भी हम इनका इंशाल्लाह प्रैक्टिकल जैसी ये कुछ शॉर्ट डेफिनेशन मुकम्मल होती हैं तो इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिकल भी इन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर हम करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब पेपर में ये सवाल आता है तो अक्सर स्टूडेंट कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को मिक्स कर देते हैं। यानी कि वो सवाल ये आता है और वो सवाल लिखाते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट को, जब असाइनमेंट स्टेटमेंट का आता है कंपाउंड का तो वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का लिखाते हैं। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो वो क्या है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये याद रखिएगा, इसमें ऑपरेटर का वर्ड आ रहा है। ठीक है जी। तो सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा ठीक है जी। और वो क्या होते हैं, जो कि कंबाइन करते हैं किस किस को, असाइनमेंट ऑपरेटर को, और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इक्वल, किसके साथ, अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ। और अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कौन से है, प्लस है, माइनस है, एस्टेरिस है यानी मल्टीप्लिकेशन, और हमारे पास डिवीजन है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल होते हैं परफॉर्म करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, कैसे, आसानी से। तो अगर आप चाहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो आप जो है वो ज़्यादा आसानी से परफॉर्म कर सकें, कुछ शॉर्टकट आपके पास जो है वो कीज़ आ जाएं, कुछ तरीके शॉर्टकट जो आपके पास आ जाएं जब आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस वक्त आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वैसे भी जब ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं तो फिर इसी किस्म की जो है वो कॉन्सेप्ट्स को जो है हम अपने प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन स्पेशली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल, पहले तो इसका सिंटेक्स भी वो आपको बता रहा है। सिंटेक्स का क्या है, सिंटेक्स का ये है कि पहले तो आएगा वेरिएबल का नाम, फिर ऑपरेटर आएगा। ठीक है जी, अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस जो भी। ठीक है जी। और उसके बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट जो ऑपरेटर है इक्वल का साइन वो आएगा, और उसके बाद कोई एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है जी। तो ये इसका जो है वो एक सिंटेक्स है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। तो सिंटेक्स में उसने जो चीज़ें बताई हैं वो उसने यहाँ दोबारा डिस्क्राइब कर दी है। वेरिएबल ज़ाहिर बात है जिसमें वैल्यू असाइन होनी है, ओपी ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा, और एक्सप्रेशन जो है ये आपका कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ एक सिंपल सी एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये एग्जांपल आप देख रहे हैं n प्लस इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। तो n प्लस इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, इसका मतलब है n इज इक्वल टू n प्लस 10। आप ये लिख लें स्टेटमेंट
या ये लिख लें स्टेटमेंट, एक ही बात है। ये जरा शॉर्टकट तरीका है। ये ओपन जैसे हम रेगुलर जो है एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं, अगर आपने n की वैल्यू में 10 का इजाफा करना है तो आप यही स्टेटमेंट लिखेंगे ना कि n इज इक्वल टू n प्लस 10, कि n बराबर हो जाए जो n में है उसमें 10 जमा होकर वापस n में स्टोर हो जाए। तो ये स्टेटमेंट भी वही काम कर रही है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 5 और नीचे मैं लिखता हूं a प्लस इज इक्वल टू 10, तो आप मुझे बताएं कि a में क्या वैल्यू आ जाएगी। एक ये स्टेटमेंट चलेगी तो a में पहले क्या स्टोर है 5, इस स्टेटमेंट चलने के बाद a में क्या स्टोर हो जाएगा, क्या स्टोर हो जाएगा 15 स्टोर हो जाएगा। ये मैंने कमेंट के लिए यूज किया, मैं इसको मिटा देता हूं, कंफ्यूज ना करे आपको, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है जी। तो क्या क्या होगा a में, इस स्टेज के ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी 15 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि a में वैल्यू 5 है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट की जगह हम ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a प्लस 10। तो आप ये स्टेटमेंट लिख लें या ये स्टेटमेंट लिख लें, एक ही बात है। इस स्टेटमेंट में हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ये है जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और इस स्टेटमेंट में हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें बिल्कुल हम नॉर्मल तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बस ये एक फ़र्क है। तो आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन के दरमियान। इस तरह बाकी जो है वो जो ऑपरेटर्स हैं माइनस के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी, मॉडुलस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप a माइनस इक्वल टू 10 ये लिख लें या इसकी जगह आप ये लिख लें, एक ही बात है। ये दोनों इक्वलेंट हैं एक दूसरे के, ठीक है जी, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। ए स्टार इक्वल टू 10 का क्या मतलब है, ए इज इक्वल टू ए स्टार 10। तो आप दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, दोनों का एक ही रिजल्ट निकलेगा, ठीक है जी। ए में जो वैल्यू है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस स्टेटमेंट में भी यही काम हो रहा है, इस स्टेटमेंट में भी यही काम हो रहा है। तो दैट इज द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन याद रखिएगा इस आसान शॉर्ट क्वेश्चन के चक्कर में इसके साथ मिक्स ना कर दीजिएगा इसको कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के। तो दोनों लहदा हैं, दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं और दोनों बड़े लाजमी सवाल हैं। तो ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इन प्रोग्राम्स को हम जो है वो अपने प्रैक्टिकल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। और यकीनी बात है जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर आया तो फिर नीचे अगर हम जाएंगे तो फिर हमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट भी नजर आएगा। तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आ गया वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसको जरा रीड कर लेते हैं, और क्योंकि इसका इस्तेमाल भी काफ़ी जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, चाहे जावा में कर रहे हैं, PHP में कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट में कर रहे हैं, तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल वहाँ भी कर रहे होते हैं, और वो सेम कॉन्सेप्ट है जो यहीं आपको नजर आएगा कॉन्सेप्ट। तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है इंक्रीज करने के लिए वैल्यू किसी वेरिएबल की, कितनी, बाय 1, एक का इजाफा करने के लिए। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू में आपने एक का इजाफा करना है तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इसको आप डिनोट किससे करेंगे, किससे, यानी जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे प्लस प्लस है। मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी यूनरी ऑपरेटर की, तो हमने कहा था माइनस माइनस और प्लस प्लस के ये दोनों जो हैं यूनरी ऑपरेटर हैं, जिनका इंशाल्लाह डेफिनेशन आगे आएगी, तो वो डेफिनेशन अब आ चुकी है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आपने किससे शो करना होता है, प्लस प्लस, यानी कि दो डबल प्लस आप सिंबल जब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आप सोच रहे होंगे कि सिंगल प्लस क्यों नहीं यूज किया, तो भाई सिंगल प्लस जो है वो ऑलरेडी जो है वो बाइनरी ऑपरेटर के तौर पे यूज हो रहा होता है। तो उस कंफ्यूजन को जो है वो दूर करने के लिए, ताकि कंपाइलर कंफ्यूज ना हो, तो ये एक अलहदा सिंबल रखा गया है, ठीक है, जिसमें डबल प्लस यूज कर लिया गया। और भी यूज कर सकते थे, बहरहाल ये एक इस हवाले से जो है वो इसमें एक का इजाफा हो गया है, इसलिए उसने डबल प्लस जो है वो यूज कर लिया। तो ये एक यूनिट ऑपरेटर है, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, जो कि वर्क करता है सिर्फ सिंगल वेरिएबल के साथ, ठीक है जी। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो कैन नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन।
तो किसी कांस्टेंट और एक्सप्रेशन की वैल्यू में इंक्रीमेंट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ वेरिएबल के लिए करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है ए प्लस प्लस या एक्स प्लस प्लस जो है वो वैलिड स्टेटमेंट है, लेकिन 10 प्लस प्लस अगर आप लिखेंगे तो ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है जी। इसी तरह आप जो है वो किसी एक्सप्रेशन के साथ आप लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस प्लस या प्लस प्लस ए प्लस बी एक्सप्रेशन, तो ये दोनों गलत हैं भाई। ठीक है जी। तो ये इनवैलिड जो है वो ना एक्सप्रेशन के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं और ना ही आप इसको किसी कांस्टेंट के साथ यूज कर सकते हैं। इसकी दो फॉर्म होती हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की दो फॉर्म है, प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म में जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो लिखा जाता है वेरिएबल से पहले, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। तो ये जो लाइन, ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये y की वैल्यू में a का इजाफा कर देगी। पोस्टफिक्स जो फॉर्म है उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा जाता है वेरिएबल के बाद, इसमें पहले इसमें बाद। जैसा कि देखें वेरिएबल y है तो उसके बाद प्लस प्लस लिखा है। ये जो स्टेटमेंट है ये भी इजाफा कर रही है y में 1 का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई प्रीफिक्स फॉर्म जो है वो भी y में 1 का इजाफा कर रही है इस स्टेटमेंट में, और पोस्टफिक्स फॉर्म यानी बाद में अगर ऑपरेटर मैंने लिखा है y प्लस प्लस तो भी y में 1 का इजाफा हो रहा है। तो फिर ये दोनों में फर्क क्या है, दोनों तो सेम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल सही आपने सोचा, और इसी फर्क को वो आगे यहां बताने लगा है इस जगह के ऊपर। ठीक है जी। तो ये जानना बड़ा लाजमी है कि इन दोनों फॉर्म में फिर फर्क कहां आता है, काम तो दोनों सेम ही कर रही हैं। तो यहां वो बता रहा है कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट जो फॉर्म है इनमें जो है वो क्या फर्क है। तो आप जरा देखिए वो फर्क गौर से सुनिएगा, देखिएगा, रीड करते हैं इसको। जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है इंडिपेंडेंटली, जैसा कि ये हमने किया y प्लस प्लस सेमीकोलन, ये मुकम्मल स्टेटमेंट है, ये भी एक मुकम्मल स्टेटमेंट है, तो इसको हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंटली हमने यूज किया है। जब इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को तो फिर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम काम करेंगी, कोई फर्क नहीं होगा। चाहे आप पहले प्लस प्लस लिखें प्रीफिक्स, चाहे आप बाद में प्लस प्लस लिखें पोस्टफिक्स, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों सेम काम कर रही हैं। जैसे कि यहां कर रही हैं y में 1 का इजाफा, y में 1 का इजाफा। फॉर एग्जाम्पल a प्लस प्लस और प्लस प्लस a सेम है, जैसे उसने ऊपर y की एग्जाम्पल दे दी। लेकिन अब फर्क की बात करने लगा, अब दोनों में फर्क है, उसको जरा देखिएगा गौर से। जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होगा बड़े एक्सप्रेशन में दूसरे ऑपरेटर्स के साथ, तो फिर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म का जो काम करने का तरीका है वो बदल जाएगा। जैसा कि अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, यहां लिखूं a इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, तो ये भाई अब ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है ना। अब आप यहां ये नहीं कह सकते कि प्लस प्लस बी और बी प्लस प्लस सेम काम कर रहे हैं, नहीं। अब ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट में एक एक्सप्रेशन के तौर पे यूज हो रहे हैं, तो अब इनकी जो वर्किंग है, इनका वर्किंग स्टाइल है वो डिफरेंट होगा। और वो फर्क क्या पड़ेगा, वो फर्क उसने नीचे 1 बाय 1 आपको करके बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल पहले इसकी बात करते हैं, ए स्टेटमेंट क्या करेगी। ए इज इक्वल टू प्लस प्लस बी में दो ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन सा, एक हमारे पास ये असाइनमेंट जो ऑपरेटर है इक्वल का, और एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बिल्कुल ये किस ऑर्डर में काम करेगी ये स्टेटमेंट, पहले क्या होगा, ये दो स्टेप में ये स्टेटमेंट रिजॉल्व होगी, इवैल्यूएट होगी। पहले स्टेज में क्या होगा, b की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, और दूसरी स्टेज में क्या होगा, जो b की वैल्यू है वो साइन किसको हो जाएगी, a को साइन हो जाएगी। ठीक है जी। पहले स्टेज में b की वैल्यू में 1 का इजाफा, और दूसरी स्टेज में b की वैल्यू फिर a को असाइन हो जाएगी। तो ये दो स्टेप में काम करेगी आपकी ये वाली स्टेटमेंट, और वो दो स्टेजेस उसने बता दी हैं। ठीक है जी। यानी कि वो कह रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, ये बराबर किसकी है, इन दो स्टेटमेंट के। यानी आप पहले b में इजाफा कर लो और फिर b को a में स्टोर कर दो। तो ये दो स्टेटमेंट लिखने की बजाय वो कह रहा है अगर आप ये लिख दो a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, तो एक ही बात है भाई, यानी ये दोनों बराबर हैं। ठीक है। ये दो स्टेटमेंट लिखने की बजाय आप ये एक स्टेटमेंट लिख लो तो एक ही बात है। यहां भी क्या हो रहा है, पहले बी में इजाफा हो रहा है, फिर बी की वैल्यू a को साइन, यहां भी ऐसे ही हो रहा है। तो प्री फिक्स में आप देखें, प्री का मतलब क्या होता है, पहले,
तो अब आप खुद से अंदाजा लगाएं इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। पहले इजाफा करो बी में, पहले इजाफा करो बी में और फिर बी की वैल्यू असाइन करो ए को। समझे बात की। प्री का मतलब पहले। तो प्रीफिक्स ऑपरेटर जब आप यूज कर रहे हैं ना किसी असाइनमेंट स्टेटमेंट में या लार्जर एक्सप्रेशन के अंदर, तो फिर उसका मतलब ये निकलेगा कि पहले इजाफा करो फिर उसको असाइन कर दो ए को, या उसको किसी दूसरे जो अगर और भी साथ कुछ लिखा था तो उसके उस एक्सप्रेशन में यूज करो। आगे हम इंशाल्लाह एक एग्जांपल जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ें और वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये दूसरी उसने हमारे पास एक आई है जो एग्जांपल। अब इसमें देखें क्या होगा, ये भी दो स्टेज में काम करेगी। पहले ए की वैल्यू, पहले बी की वैल्यू ए को साइन हो जाएगी, फिर बी की वैल्यू में इजाफा होगा उसके बरक्स, ऊपर वाले के बरक्स। यानी ये जो दो स्टेटमेंट है ये वाली, ये अब किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस के। ये दोनों बराबर हैं भाई, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के बराबर है, इक्वलेंट है। ठीक है। यानी आप ये दो स्टेटमेंट लिख लें या ए की बात लिखें, एक ही बात है। इसमें क्या हो रहा है, पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में। तो कह रहा है पहले तो बी को साइन कर दो ए को और फिर बाद में बी की वैल्यू में ए का इजाफा कर देना। तो ये इसका मतलब है। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास इंक्रीमेंट की दो फॉर्म, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म, जिसमें उसने हमें बताया कि अगर आप इनको इंडिपेंडेंटली यूज करोगे जैसे ये यूज किया तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब आप इनको किसी एक्सप्रेशन में यूज करोगे जैसे ये किया और ये किया तो फिर ये कुछ ये वाली हालत होगी इनकी। ठीक है, ये वाली हालत होगी। तो फिर ये दो स्टेजेस में जो है वो ये स्टेटमेंट रन होंगी, आपकी दो स्टेप्स के अंदर आपकी रन होंगी। और वो क्यों रन होंगी, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, आप अगर जेन में रखेंगे तो फिर आपको आसानी होगी ये उन एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करने में जिनमें ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर जो है वो यूज हो होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ इस तरह का ऑपरेटर, इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 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 वाई प्लस एम प्लस प्लस, तो बंदा तो सोच में पड़ जाएगा, यार ये क्या मुसीबत पड़ गई है, ये क्या यार, ये अब ये मुझे कैसे पता चले किसके साथ। तो अब ये कंपाइलर को भी कंफ्यूज करने वाली बात है। ठीक है जी। तो इन चीज़ों को ज़रा हम देखेंगे, एक एग्जांपल भी करके देख लेंगे कि फिर ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाए। तो भाई ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर और उसकी दो फॉर्म, और बिल्कुल सेम एनोलॉजी के ऊपर हमारे पास दूसरा ऑपरेटर कौन सा है, डिक्रीमेंट। और आप सिंपली सिर्फ एक फार्मूला याद रखें इस डेफिनेशन में कि वो इजाफा करता है एक का, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, यूज टू डिक्रीमेंट दी वैल्यू। वो इंक्रीमेंट करता है और ये डिक्रीमेंट करता है 1 से। इसके अलावा दोनों ऑपरेटर का जो सिनेरियो है उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए इस डेफिनेशन को आपने जो है वो खुद से देख लेना है। इसमें भी दो फॉर्म है, इसमें भी वही सेम एग्जांपल्स हैं जो उसने उसमें दिए हैं, बस इसमें माइनस आ गया और उसमें प्लस है। वो इंक्रीमेंट कर रहा है, ए का इजाफा कर रहा है, इसमें ए की कमी हो रही है। तो इस सिनेरियो को आपने जो है वो स्टडी कर लेना है। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात हो गई। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम छोटा सा एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं अपने जो ऊपर अभी हमने ऑपरेटर जो है वो देखे हैं। पहले मैं जरा टाइम देख लूं जी। तो अब हम इनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं जो है वो कोड ब्लॉक ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक न्यू एम्प्टी फाइल ओपन करता हूँ। इसको मैं पहले से सेव कर लेता हूँ और बिन के अंदर ही आपने सेव करना है इसको। और इसका नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ओपीटी। ठीक है जी। और ओपीटी पहले से शायद मौजूद है तो इसका नाम हम रख लेते हैं जैसा कि ART, अर्थमेटिक ऑपरेटर से डॉट सी। ठीक है जी। तो डॉट एक्सटेंशन आपने सी जो है वो मेंशन करनी है। तो ये मैं सेव कर दिया। अब आप टर्बो C++ में काम करते हैं, मैंने आपको बताया कि वहाँ आपने कौन कौन सी दो फाइलें इंक्लूड करनी है, stdi और kano.h। यहाँ आपने kano.h जो है वो इंक्लूड नहीं करनी। और मैंने ये भी फ़र्क आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ मेन के साथ आपने जो है वो इंट यूज़ करना है, वाइड यूज़ नहीं करना। तो फिर वक्त हम स्टार्ट करते हैं, वो फाइल जो है वो इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड कर लेते हैं जी हम हमारे पास stdio.h, और उसके बाद हम लिखते हैं जी इंट मेन फंक्शन, और ये हमारे पास मेन फंक्शन आ गया। और यहाँ हम रिटर्न कर लेते हैं जी 0। तो ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर उसका पहले से बना लिया। ठीक है जी।
बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना लिया। इवन दो आप इसको रन करके भी देख सकते हैं। इसको पहले तो आप क्या करेंगे, बिल्ड यानी कंपाइल करेंगे, और फिर आप इसको रन जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लिंक भी कर लेगा। तो हमारे इस प्रोग्राम में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए वो हमें ऐसा आउटपुट भी कुछ नहीं दिखाएगा जब हम इसको बिल्ड और रन करेंगे। तो हमारे पास ऐसा कोई आउटपुट यहाँ नहीं आई, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर ज़रा अपना थोड़ा सा काम शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। यहाँ कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंट ए बी सी डी, बल्कि थोड़े नाम मुख्तलिफ रख लेते हैं, और एम, ठीक है जी। और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो कुछ जो कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी जो है वो देखे हैं, पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं, अगर मैं चाहता हूं कि ए बी के अंदर मैं सेम वैल्यू स्टोर करूं, 2 3 या 5 जो भी सेम वैल्यू, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे यूज करते हैं जी, ए फिर इज इक्वल, फिर बी फिर इज इक्वल, और फॉर एग्जांपल मैं 2 स्टोर कर देता हूं। तो ए और बी के अंदर क्या स्टोर हो गया, 2। एक ही वक्त में मैंने कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करके, तो मैं यहाँ साथ लिख देता हूं, ये क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या करती है, ए सिंगल वैल्यू को मैनी वेरिएबल्स में, बहुत सारे वेरिएबल में एक वक्त में आपको जो है वो सेव कर देती है, स्टोर कर देती है। तो मैं ये कमेंट लिखे हैं, कमेंट ऐसे लिखते हैं भाई, ठीक है जी। तो ये कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो इस हिस्से को ना, इस टेक्स्ट को इग्नोर कर देगा, ये वो शामिल नहीं करेगा जब वो एक्जी फाइल जनरेट करता है। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको साथ पता लगे कि ये, ताकि हमारा वो प्रैक्टिकल भी होता जाए। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ए में जो वैल्यू 2 है, इसमें जो है वो 3 का इजाफा हो जाए, 3 का। तो यानी कि ए में 2 है तो इसमें क्या हो जाए 5। तो मैं क्या करूँगा, ए इजाफा करना है इज इक्वल जो है वो कितने का, फॉर एग्जांपल 3 का, तो ये 3 का इजाफा हो गया, ठीक है जी। तो चेक कर लेते हैं ए में इजाफा हुआ है ना, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट एफ, जो कि हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में, जो अगला चैप्टर है उसके जो है वो तकरीबन शुरू में ये फंक्शन आ जाएगा। फिर वक्त फिर इसको हम अभी ऐसे यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो प्रिंट एफ फंक्शन, तो डबल कोट हमारे पास जो है वो, आई थिंक ये डबल कोट है, ठीक है जी। तो यहाँ हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल वैल्यू, जो भी टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज, तो ये क्या मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, ये बात की बात है। फिल वक्त तो सिर्फ हम यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे, सेमी कॉलन लगा देते हैं। तो चेक करते हैं कोई एरर ना हो, तो इसको दोबारा से एक दफ़ा हम बिल्ड करते हैं। तो इसमें कोई एरर नहीं आया, तो इसको अब हम रन करके देखते हैं कि ए में जो है वो 5 आ चुका है कि नहीं आ चुका। तो वैल्यू ऑफ ए इज क्या होगी हमारे पास, ठीक है जी, 5 आ गई, ठीक है जी। तो बिल्कुल हमारा जो है वो, इसका मतलब है हमारी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक काम किया, और हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ने भी बिल्कुल ठीक काम किया, ठीक है। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ कर दूँ मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो अब आप मुझे बताएं कि गैस करें कि क्या इसमें वैल्यू आएगी। यानी ए में जो पहले से मौजूद है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो अब 6 आ जाएगा। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ ए इज 6 आ गई। तो ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हमने यूज करके देख ली, और हमने जो है वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज करके देख लिया। बाकी असाइनमेंट स्टेटमेंट तो आपको पता है ना, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे ये अगर मैं लिखूं x इक्वल टू जो है वो 4 और y इज इक्वल टू 6, तो ये क्या है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ठीक है जी। और उसमें हमने एल वैल्यू, ये एल वैल्यू है, और ये हमारे पास आर वैल्यू है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने देखे थे, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट में हमने देखी। और हमने कॉन्सेप्ट जो है वो देख लेते हैं, हमारे पास और कौन सा कॉन्सेप्ट था ऊपर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी देखते हैं। तो ये होगी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, ऑपरेटर भी हो गया, असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात भी हो गई, एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं सारे। तो मॉडुलस की बात भी हमने की थी, और डिवीजन की भी बात की थी, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो वापस चलते हैं यहाँ। तो अगर हम यहाँ करते हैं, एक वेरिएबल m है अगर, तो m के अंदर मैं क्या करता हूँ,
m के अंदर मैं स्टोर करता हूँ जो है वो इसमें 7 कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं हमारे पास 7 और इसमें 2। तो यहाँ क्या करते हैं x मॉडुलस y, ठीक है जी। तो x मॉडुलस y, तो m के अंदर क्या हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो m को प्रिंट जो है वो करके देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि मॉडुलस है, तो m के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो जब 2 7 मॉडुलस होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा इसके अंदर। तो m को प्रिंट करके देख लेते हैं, इसको रन करते हैं, क्या आया जी, वैल्यू ऑफ a इज 1। तो वो वैसे लिखा होगा यहाँ, मैं इसको वैसे खत्म कर देता हूँ, वैल्यू इज लिख देते हैं सिर्फ, वैल्यू इज। तो m को प्रिंट कर रहे हैं, तो m के अंदर क्या आ गया 1, क्योंकि 7 जब 2 पे डिवाइड होगा तो जाहिर बात है 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आ गया, तो रिमाइंडर क्या नीचे मिला हमें 1, तो उसने रिमाइंडर आपको दिखा दिया। तो यहाँ हमारा जो है वो मकसद सिर्फ रिमाइंडर देखना था, तो रिमाइंडर हम, इसका मतलब है मॉडुलस ऑपरेटर काम ठीक कर रहा है, तो ये भी हमने देख लिया। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जो है वो हम एक हमने डिवीजन की एग्जांपल ली थी, तो डिवीजन की एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। तो उसमें चेक कर लो, तो उसमें अब डिवीजन की भी एग्जांपल जो है वो हम ऐसे कर लेते हैं जी कि इसको अगर मैं डिवाइड करूं इन दोनों को, x और y को, और x और अब y आपको पता है क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं। ये देखें x भी इंटीजर है और y भी इंटीजर है। तो हम m को क्या कर लेते हैं, m को यहाँ हम फ्लोट कर लेते हैं, m को फ्लोट कर दिया। तो एक दफ़े डिक्लेयर करना है इसलिए ऊपर से मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो m को हमने फ्लोट कर दिया, और उसके बाद जो है वो अब हम देखते हैं कि m के अंदर क्या आएगा। देखें x में 7 है, y में 2 है, जब डिवाइड होंगे तो हमारे हिसाब से हम अगर सोचते हैं कि 3.5 आना चाहिए, तो हमारे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए कि x में जो है वो 7 है, y में जो है वो 2 है, तो जब दोनों डिवाइड होंगे तो हमारे हिसाब से आंसर जो है वो आना चाहिए 3.5 आना चाहिए। लेकिन हमने अभी लास्ट हम डिवीजन ऑपरेटर की बात की है, और उसमें हमने ये सीखा है कि जब दोनों इंटीजर्स होंगे डिवीजन ऑपरेटर के दौरान, तो फिर रिजल्ट जो है वो भी इंटीजर ही आएगा, वो 3.5 नहीं आएगा बल्कि 3 आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन ये 3 जो है ये जब स्टोर होने जाएगा m के अंदर, तो m क्या है, m तो फ्लोट है, तो इसका मतलब है ये 3 जो है ये m में स्टोर होते वक्त फ्लोट में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट जरूर हो जाएगा। तो m में क्या स्टोर हो जाएगा 3.0, या वो जो परसीन के लिए अगर फ्लोट है तो वो कितने 6 परसीन है फ्लोट की, तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे m के अंदर। तो इसको रन करके देखते हैं। नीचे मैंने चेंज नहीं किया, शायद फ्लोट है, अगर m फ्लोट है ना, हमने m को फ्लोट कर दिया था, तो जब फ्लोट को आप प्रिंट करवाते हैं तो फिर d नहीं यूज करते, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये आगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो है वो 10 के अंदर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ यूज़ क्या करेंगे, f यूज़ करेंगे फ्लोट के लिए। दोबारा से इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 पॉइंट आगे वो 0। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास 3.5 आंसर आना चाहिए, ठीक है जी, लेकिन आंसर हमारे पास यही आया। वो उसकी वजह क्या हुई कि x और y दोनों क्या है, इंटीजर है। आप ये नहीं कर सकते यहाँ कि आप यहाँ कर दें, यहाँ 0 कर दें, 7.0 और 2.0। आप कहेंगे अब तो देखें, अब तो x भी फ्लोट हो गया और y भी फ्लोट हो गया। भाई ये x फ्लोट नहीं हुआ, ये जैसी 7.0 x में स्टोर होने जाएगा ना, तो x क्या है, इंटीजर है, तो x में 7 ही स्टोर होगा, 7.0 नहीं। और इस तरह y में क्या स्टोर होगा, 2.0 नहीं स्टोर होगा, 2 ही। तो अल्टीमेटली भी रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा। हाँ, अगर हम x और y को भी फ्लोट कर दें डाटा टाइप को, यानी मैं x को भी और y को भी फ्लोट कर दूं और ये ऊपर से हम खत्म कर दें, क्योंकि 2 दफ़ा डिक्लेयर नहीं कर सकते आप, तो अब जो है वो स्टोरी होगी जो हम चाह रहे हैं। यानी अब 7.0 डिवाइड हो रहा है 2.0 से, तो रिजल्ट क्या आएगा 3.5, और 3.5 इसमें स्टोर होगा। अब हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, पॉसिबल है कि वो रिजल्ट हमें मिल जाए। देख लेते हैं कि हमारा ये रिजल्ट जो है वो हमें मिलता है कि नहीं। तो ये डिवीजन ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं, तो देख रहे हैं। तो अब हमारे पास वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया
3.500, आगे 5 जीरो है, परसेंट जो उसकी जो फ्लोट की है। तो ये डिवीजन ऑपरेटर की भी हमने बात की थी, तो वो भी हमने थोड़ा प्रैक्टिकल उसको करके भी देख लिया। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को भी देख लिया, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को भी हमने बात कर ली। बाकी असाइनमेंट स्टेटमेंट तो ऑलरेडी जैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये तो हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं। इनकी बात अगले चैप्टर्स में हम करेंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ फ्लोटिंग को जल्दी से पहले हटा देते हैं ताकि ज़रा सिंपल हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं इस सारे को ही ख़त्म कर देता हूँ और इनको दोबारा से मैं एक्स और वाई यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ। ये फ्लोट ख़त्म कर देते हैं जल्दी से। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी जो है वो ट्राई कर लेते हैं, यहाँ डी कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए में स्टोर कर लेते हैं पहले 2, बी में स्टोर कर लेते हैं 3, एक्स में स्टोर कर लेते हैं 4, ठीक है जी, और y में स्टोर कर लेते हैं 5। ठीक हो गया। m में हम क्या स्टोर करते हैं, m इज इक्वल टू क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं a प्लस 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 b, ठीक है जी, और प्लस x। अब आप जरा इस एक्सप्रेशन पहले तो सिंपल कर लेते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं। m को प्रिंट करूंगा तो m में क्या होगा, आप गैस करें। ए में क्या स्टोर है 2, ऑपरेटर कौन सा है इंक्रीमेंट, फॉर्म कौन सी है पोस्ट फिक्स, यानी बाद में इंक्रीमेंट करना ए को। तो पहले ए की वैल्यू किस में साइन हो जाएगी, एम में साइन हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 2 पहले एम में आ जाएगी, तो एम क्या प्रिंट होगा, फिर 2 ही प्रिंट होगा। चला के इसको देख लेते हैं। तो वैल्यू क्या हुई, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, वैल्यू इज सिर्फ कर देते हैं, ठीक है जी। तो वैल्यू एम की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, वैल्यू इज 2। ठीक हो गया। तो अगर मैं ये कर दूं प्लस प्लस ए कर दूं, यानी प्रीफिक्स फॉर्म यूज कर लूं, अब आप गैस करें क्या होगा। पहले प्रीफिक्स है, पहले इजाफा करो किसमें, ए में। ए क्या है 2, तो पहले ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और फिर ए जो 3 होगी ना ए की वैल्यू, फिर इसको साइन कर दो एम को। तो अब बस एम क्या प्रिंट होगा, एम में क्या आ चुका है 3। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो वैल्यू इज 3, यानी एम के अंदर क्या आ चुका है, एम ही प्रिंट कर रहे हैं ना हम, तो इसके अंदर 3 आ चुका है। तो ये प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स। अब आप इसको थोड़ा सा और हम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। हम करते हैं ए प्लस 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 बी प्लस एक्स सेमी कॉलन, ठीक है जी। अब आप मुझे बताएंगे इसमें वो क्या करेगा। अब तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, मोस्ट प्रोबेबली ए के बाद जैसे प्लस को पढ़ेगा ना, कहेगा अच्छा ये तो बाइनरी ऑपरेटर है, लेकिन फिर दूसरा प्लस जैसे ही आएगा ना, वो कहेगा अच्छा ये दोनों प्लस जो है ये ए के साथ है, ये दोनों प्लस ए, ये कंपाइलर गैस करेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जैसे PHP का इंटरप्रेटर, हो सकता है डिफरेंट तरीके से काम करे, हो सकता है वो ए प्लस को माने और ये प्लस प्लस जो है ये बी के साथ मान ले ऐसे। लेकिन सी में यहाँ क्या हो रहा है जी, हमारे पास जो है वो ए प्लस, और जैसे ही अगला प्लस आएगा तो वो कहेगा ये ए प्लस प्लस है, और ये प्लस प्लस किस में जमा हो रहा है, बी में, और फिर क्या जमा हो रहा है, एक्स। तो अब जरा इसको हम इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, ए प्लस प्लस है, इसका मतलब है ए की वैल्यू पहले इस बी में जमा हो जाएगी और बाद में इंक्रीमेंट होगी। तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 जमा किस में हो जाएगा 3 में, 5, तो इतने का क्या बन जाएगा 5, और 5 जमा किस में हो रहा है 4 में, तो 9 हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो है वो हमारे ख्याल से इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, वैल्यू इज 9, ठीक है जी, हमारे पास 9 वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, प्लस प्लस, तो मेरे ख्याल में अंडरस्टूड है। अब क्या होगा, जाहिर बात है ए की वैल्यू जो है वो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी एक इजाफा होगा, 9 नहीं बल्कि 10 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है जी। अब क्या हुआ, पहले ए में इजाफा हुआ, ए क्या हो गया, पहले 2 था, अब क्या होगा 3, 3 जमा किस में हुआ बी में, बी भी क्या है 3, तो 3 जमा 3 ये क्या हो गया 6, और 6 किस में जमा हुआ 4 में, तो रिजल्ट एम में क्या आ गया 10, तो 10 को प्रिंट कर दिया हमने, 10 प्रिंट हो गया। और अब आप देखें, अगर आप यहाँ ए को प्रिंट करते हैं, आप सोचें ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, इस एक्सप्रेशन में ए इंक्रीमेंट हो चुका है ना, ए की वैल्यू 2 प्रिंट नहीं होगी, बल्कि ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 3 प्रिंट होगी, क्योंकि ए इंक्रीमेंट हो चुका है। तो वैल्यू इज 3,
तो ए की वैल्यू 3 प्रिंट होगी। इवन दो कि अगर आप दूसरी वो पुराने वाली सूरत लिख लें, आप लिखें ऐसे, इसमें भी अगर मैं ए को प्रिंट करता हूं तो ये 3 ही प्रिंट होगा, ए की वैल्यू 3 है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में जो ए की वैल्यू यूज हुई है वो क्या हुई है, वो 2 ही यूज हुई है। क्यों? क्योंकि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर था। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है कि भाई इस वेरिएबल को पहले यूज कर लो इस सारे एक्सप्रेशन में और बाद में इसकी वैल्यू में इजाफा करना। तो जो है वो उसके बाद इजाफा एम में वैल्यू स्टोर हुई, लेकिन ए की वैल्यू इस स्टेटमेंट के बाद, या कह लें कि इस एक्सप्रेशन के रिजॉल्व हो के एम में स्टोर होने के बाद ए की वैल्यू में इजाफा भी हो गया। तो अगर मैं ए की वैल्यू इस सूरत में भी प्रिंट करूंगा तो वो 3 प्रिंट होगी, 2 प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि इजाफा तो ए में हो चुका है। ठीक हो गया। इस तरह फॉर एग्जाम्पल इसको हम और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब तो कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा ये क्या है, उसको समझ ही नहीं आएगी। इसको जरा कंपाइल करते हैं तो देखते हैं एरर। तो ये देखें नीचे एरर आ गया। वो कह रहा है यार क्या क्या घुमा फिरा दिया मुझे, ये 5 प्लस लगा दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 2 प्लस किसके साथ है। तो भाई वो कह रहा है ये थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा समझा दो मुझे। तो हमने समझा दिया, अब उसको समझा दिया ना। अब उसको हमने कहा भाई ए की वैल्यू है 2, लेकिन बाद में जमा करना, ए की वैल्यू में इजाफा बाद में करना, पहले ए की जो 2 वैल्यू है वो यहाँ जमा कर दो। जमा किसके साथ कर दो? बी के साथ। और बी में हमने क्या यूज किया? प्रीफिक्स। तो बी 3 है तो बी क्या हो जाएगा? 4। बी क्या हो जाएगा? 4। तो ये इधर से 4 और ये क्या हो गया? इधर से 2। 3 ही करना, 3 बाद में होगा है। तो 2 और 4 6, और एक्स कितना है? 4। तो ये हमारे पास मोस्ट प्रॉबेबली एम अगर हम प्रिंट करें तो वो 10 आएगा। चेक कर लेते हैं। वैल्यू इज 10, तो हमारे पास जो है वो 10 आ गया। ये बात समझ आ गई। ये ऐसे नहीं लिख सकते आप, इससे कंपाइलर कंफ्यूज होगा। आपको बताना पड़ेगा उसको प्रॉपरली कि ये प्लस बाइनरी ऑपरेटर है और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस ए के साथ है और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसके साथ है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जो है वो पोस्ट फिक्स फॉर्म है और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर की प्री फिक्स फॉर्म है। और अगर मैं यहां भी कर देता हूं प्लस प्लस, या यहां मैं कर देता हूं माइनस माइनस, माइनस माइनस कर देते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि x की वैल्यू कम होगी और इसमें यूज होगी? बिल्कुल नहीं। x की वैल्यू अभी भी रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। बाकी तो हमने आई थिंक कोई चेंज ना किया, 10 ही आएगा। तो वैल्यू इज 10। हाँ, अगर मैं ये कर देता जो है वो ऐसे, तो फिर आपको पता है पहले x की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अब आपको रिजल्ट जो है वो 9 मिलेगा। क्योंकि x की वैल्यू 4 थी, तो अब पहले क्या हुई है? 3 होगी, और 3 इसमें यूज हुई है इस एक्सप्रेशन में। तो अब उसका रिजल्ट क्या आ गया? 9 आ गया। हाँ, अगर आप x की वैल्यू खुद अभी चेक करें कि इस स्टेटमेंट के चलने के बाद, एक्सप्रेशन के बाद x की वैल्यू क्या है। पहले तो 4 थी ना, तो 4 प्रिंट नहीं होगा, 3 प्रिंट होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू इज 3। तो आप इन ऑपरेटर्स के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स कीजिएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ, तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। इतने हर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन जो है वो पूछे नहीं जाते पेपर में, सिंपल से एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं। क्योंकि एक एवरेज आपका जो है वो पेपर होता है, तो उसमें एवरेज जो स्टूडेंट को सामने रख के तो पूछे जाते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता दिया ताकि जो थोड़ा शौक रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके जो है वो देख सकते हैं। तो आपका जो मैं क्विज लूँगा उसमें भी फिर इन चीज़ों को थोड़ा घुमा फिरा के इंशाल्लाह जो है वो आपसे पूछूंगा। मैं जल्दी से एक दफ़ा टाइम देख लूँ। तो बच्चे टाइम जो है वो हमारा हो चुका है। ठीक है जी। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को जो हमने सारे अभी देखे हैं, आप इनको प्रैक्टिकली कीजिएगा। ये प्रोग्राम भी लिखे हुए हैं इसमें। आप बेशक ये जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं ना, ये प्रोग्राम ये आपके कोर्स के अंदर, नोट्स के अंदर ये वाले प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर पर बना के इन्हीं को चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो ये करके चेक ये देखिएगा, चला के इनको प्रोग्राम को रन करके। बाकी इंशाल्लाह रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जो है वो इतना ही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।